हेलो बच्चों। वेलकम टू एडू डॉट एक्सिस। एडू डॉट एक्सिस में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग अब तक के लेक्चर में जो मोल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज में देख रहे हैं, उसमें हमने देखा था बेसिक चीजें कि मोल होता क्या था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे, मोल का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन था, या डिफरेंट टेम्परेचर पे या प्रेशर पर उसका वैल्यू क्या होता था, किसका मोल का, इन वन मोल में उसका वॉल्यूम क्या होता था। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन लगाकर हम वहां से बता सकते थे। अब उसके बाद दूसरा कि हम मोल का एप्लीकेशन और कहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दो सैंपल लेते हैं, एक और दो, और उसमें 250 ml वाटर, वाटर 250 ml वाटर ऐसा, और इसमें आपको कुछ इस तरह से ऐसे 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 वाटर। तो अगर इसमें मैं एक 1 स्पून शुगर अगर ऐड करूं, और इसमें 2 स्पून शुगर अगर ऐड करूं, या उसमें कह लीजिए कि 10 ग्राम शुगर ऐसे कह देते हैं, और यहाँ पर इसमें 20 ग्राम शुगर है। तो अगर मैं पूछूं कि स्वीटनेस कहाँ का ज्यादा हो, तो आप टेस्ट करो या ना करो, पहले ही बता सकते हैं कि जहां पर ज्यादा घुला हुआ है वहां उसका स्वीटनेस ज्यादा है, मीठापन ज्यादा है ना। तो जो मीठापन हुआ, तो केमिस्ट्री के टर्म में तो हम स्वीटनेस तो बोलेंगे नहीं, उसके टर्म किस कंसंट्रेशन के टर्म में, केमिस्ट्री के टर्म में अगर उसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे कि किसका शुगर किस में ज्यादा डिजोल्व है, तो कंसंट्रेशन लेवल किसका ज्यादा है, तो सेकंड सैंपल का ज्यादा है, इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो ये इसके लिए हुआ। एक लाइटिंग करता हूं। ठीक है। तो स्वीटनेस कहाँ पर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली 20 ग्राम का ज्यादा होगा, तो उसको मैं कॉन्सेंट्रेशन के लेवल में बोलेंगे कि कितना ये डिजोल्व है। ठीक है। तो अब जब कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर वाटर है और शुगर है, तो केमिस्ट्री के टर्म में उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और ये दोनों मिलकर आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो कभी भी कोई सॉल्यूशन अगर होता है तो उसमें दो चीजें देख आ जाता है। ऐसे सॉल्यूशन में आपको बता दूं 9 तरह के होता है। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में अगर सॉल्यूशन अगर पढ़ कर आए हुए हैं या जानते हैं वो बच्चे, तो वहां पर सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, सॉलिड का, सॉलिड के साथ सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, तो ये कैसा हो गया, फिर लिक्विड 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 गैस लिक्विड सॉलिड, फिर गैस 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 लिक्विड एंड सॉलिड गैस, या हाँ ठीक है। तो उतने 9 तरह के होते हैं, तो उसमें सारे नहीं, आपको दो ही तीन, लिक्विड लिक्विड गैस गैस का और सॉलिड सॉलिड का और सॉलिड लिक्विड का ज्यादा देखना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लेसर अमाउंट में होता है, अगर सेम फेज में होता है तो उसको सॉलिड बोलते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है। लेकिन डेफिनेशन तो ये होता है कि सॉलिड का जो डिजोल्व कर जाए, जैसे कोई लिक्विड या किसी सॉल्वेंट में, तो उसको हम जो जिसमें डिजोल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है, और जो डिजोल्व होता है उसको सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर HCl है 10 ml, और वाटर है 500 ml, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका HCl सॉलिड हो जाएगा और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा। दूसरा मैं अगर लेता हूँ कि 10 ग्राम शुगर है और 500 ml वाटर है, तो फिर से वही कहानी होगा कि स्मॉलर अमाउंट में है शुगर, तो इसके चलते होगा, और वाटर ज्यादा अमाउंट में 500 ग्राम मान लेते हैं, अगर उसका वेट इन ग्राम, मतलब कि डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml होता है, तो 500 ml का वेट कितना होगा, 500 ग्राम ही। तो वहां से वैसा होगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कर दूं कि 500 ग्राम शुगर और 100 ml वाटर, तो अभी तो आप कहेंगे कि ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। तो ये गलत होता है बच्चों, इसको ऐसे क्रॉस कर दो। शुगर कभी भी डिसॉल्व करेगा तो शुगर ही सॉल्वेंट सॉल्यूट हो, जो डिसॉल्व करता है। जो मैंने आपको बोला था ना अभी डेफिनेशन में, कि सॉलिड क्या होता है, कि सॉलिड वो चीज जो किसी चीज में डिसॉल्व हो जाए, तो शुगर ही डिसॉल्व होगा। वाटर और वाटर उसको डिसॉल्व कराएगा।
तो वाटर कम ही क्यों ना हो, वही सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका था भाई, ये मतलब देखा जाता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। अब बात आता है कि हाउ विल यू एक्सप्रेस द दिस सॉलिड इन द सॉल्वेंट। तो उसके दो तीन तरीके हैं, कम से कम तीन तरीके तो हैं ही हैं। पहला, मोलैरिटी। दूसरा, मोललिटी। और तीसरा, नॉर्मलिटी। ऐसे ये तीन है। तो सबसे पहले क्या करके ये समझते हैं, और इसके अलावा नंबर चार, मोल फ्रैक्शन से भी हम बता सकते हैं कि कौन कितना है परसेंटेज। ये परसेंटेज नहीं, कौन कितना पार्ट है। परसेंटेज से बात करो तो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज तो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कोई दो तीन सब्सटेंस है, कोई 20 ग्राम है, कोई 30 ग्राम है, कोई 50 ग्राम है, ABC ऐसा कर लेते हैं। तो अब पूछे कि ए कितना है, अगर टोटल सम देखेंगे तो 50 है, तो सिंपली 20%। तो किया क्या, मन ही मन 20/100 इंटू 100, सिंपल। तो मास परसेंटेज निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, इसे वॉल्यूम परसेंटेज निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों टर्म आप लोग के लिए नए हैं, जो बच्चे नए हैं, मतलब कि 11th में जस्ट अभी अपेयर किए हैं, या जो अर्ली स्टार्ट ले रहे होंगे 9th 10th वाले, तो उनके लिए। तो मोलैरिटी, ऑल दो मैंने आपको कुछ उधर जब बता रहा था मोल कॉन्सेप्ट में, जो आरसी मुखर्जी के कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसमें आया था मोलैरिटी का। तो वहां पर कुछ कुछ बता रहा था। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो यहाँ देखें। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, जो डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in volume in solution। dissolve in वॉल्यूम ऑफ, डिजॉल्व इन, यहाँ पर रुक जाओ, डिजॉल्व इसको हटा देता हूँ। डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सिंपल, पर यूनिट वॉल्यूम। अब से मतलब क्या कहना चाह रहे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये करते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको जब आप सजा के लिखेंगे तो W अपॉन मोलर मास इंटू V। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके लिए, W अपॉन मोलर मास इंटू V, वेयर V इज इन लीटर। इसके तो अब इसी को आप देखेंगे कई कई तरीके से लिखा रहता है बुक में, तीन चार तरीके से। वॉल्यूम को कुछ और लिखेगा 100/this, फिर वगैरह वगैरह, कुछ 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 वो लोग लिखते रहते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। यहीं से आपका काम होते जाएगा। ठीक है, ये तो मोलैरिटी की कहानी हुआ कि मोलैरिटी ये होता है। इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं और बोलते क्या है, मोलर। फॉर एग्जाम्पल, कहीं 5 मोलर है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 मोल पर लीटर, यही मतलब है ना। कि जैसे कि यहाँ पर देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब 5 मोल सॉलिड घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्वेंट में, इसका मतलब यही हुआ, ये हुआ होगा। 0.25 मोलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना उसका मोल डिजोल्व है, 0.25 मोल, एंड सो ऑन। तो ये हम इसका मोलैरिटी के लिए समझ सकते हैं। तो हमें इनडायरेक्ट वे में अगर उसमें मल्टीप्लाई करते किसका, वॉल्यूम का, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। देखो, अभी आपको ये बताया था कि मोल मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको हम N/V कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़े देर में आप ऐसा लिख देते हो, M अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V। M इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से टाइट्रेशन का फिर चलता है। टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपसे एक सिचुएशन ऐसा दूं कि जैसे कोई चीज यहाँ पर है ऐसे, और इसका वॉल्यूम जितना भी है 2 लीटर मान लीजिए, और इसका मोलैरिटी है 10 मोलर। और क्या किया कि किसी ने आकर फिर से और पानी और दूसरा लिक्विड डाल दिया,
अब नए सिरे से इसका वॉल्यूम हो गया 4 लीटर, फाइनल वॉल्यूम। तो पूछे कि मोलरिटी बताओ कितना होगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि पहले 10 मोलर का जब था और 2 लीटर था, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना था, कोई इतना यहाँ से बता रहा है ना, सिचुएशन 1 में। तो 10 × 2 कह सकते हैं कि 20 मोल होगा। अगर हम पानी डाले, कोई डाले, कुछ भी डाले, या पानी ही मान लीजिए डाल के बढ़ा देते हैं, 2 लीटर और डाल दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उड़ेगा नहीं, वो तो उसी में डिसॉल्व रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। तो अब पूछ रहा है कि नया सॉल्यूशन क्या होगा उसमें, अगर 2 लीटर और डालने के बाद तो क्या होता है कि जो एम वी कॉन्स्टेंट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नंबर ऑफ मोल्स तो बदला नहीं, उसी का हेल्प सहारा लिया। पहले 10 मोलर था, वॉल्यूम 2 था। अब पूछा जा रहा है कि क्या होगा, वॉल्यूम अब 2 से 4 हो गया। तो मोलर उसका जो न्यू मोलरिटी होगा 10/2, क्योंकि 2/2 4 हो जाएगा, तो 5 मोलर होगा। तो वॉल्यूम बढ़ा है तो घट गया, तो वहां से एक आता है। ठीक है बच्चों, ये तो मोलरिटी की बातचीत था। अब आ जाइए मोललिटी, दूसरा टर्म देखते हैं। मोललिटी, मोललिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, और इससे स्मॉल एम को मोलल बोलते हैं। जैसे उसको मोलर बोलते थे ना, इसको मोलल बोलते हैं। तो क्योंकि ये क्यों, अभी बताता हूँ। मतलब कि जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलरिटी था ही, तो मोललिटी की जरूरत क्यों पड़ा, तो उसको समझते हैं। देखिए, मोललिटी जो डिफाइन होता है, वो कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वहां भी था, लेकिन यहाँ यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अपॉन या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज। तो यहां से अगर आप देखेंगे, इसको स्मॉल एम से ऐसा रिप्रेजेंट कर दें, तो एम ये फॉर्मूला हो गया बच्चों आपका। और जो मोलरिटी के लिए था ऐसा एम, इसको अगर नोटेशन में लिखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज, ये चीज। तो देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो हो गया। तो अब अच्छा, इसके बारे में तो और आपको बता ही रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो पहले इसको समझ लीजिए, मोलरिटी वर्सेस मोललिटी, इसकी क्या कहानी। मोलर मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी ए आर है, मतलब कैपिटल है, आप नोटेशन से दिख रहा होगा। मोलरिटी ही वो भी लिखा था। तो किसको प्रेफरेंस दिया जाए, कि मोलरिटी में किसी हम सॉल्यूशन को उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करें मोलरिटी में या मोलरिटी में। देखिए, मोलरिटी के का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें क्या है कि मास है, तो मास क्या होता है, एक तरह से फिक्स ही रहता है, जल्दी वो चेंज होता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम था ना, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें वॉल्यूम है, तो आपको जैसा पता होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब तीनों कनेक्टेड होते हैं आपस में, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। किसी एक में हलचल हो, टेम्परेचर बढ़े, प्रेशर में कुछ कम हो या ज्यादा हो, तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास वाटर है, और अभी आप बहुत एकदम गर्मी का दिन है, जैसे 40 डिग्री 45 डिग्री वाला है, आप एक गिलास वाटर रख के चले जाइए, तो आप देखेंगे उतना तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उससे निकल जाएगा। तो कहाँ हुआ, तो कुछ वॉल्यूम कम हो गया, हो जाएगा। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। तो मोलैरिटी जो है वो रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से या प्रेशर के चेंज होने से। लेकिन मास तो फिक्स होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसीलिए जानबूझ के डाला हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोललिटी वर्सेस मोलरिटी को अगर हमें प्रायोरिटी देना होता है, तो हम मोललिटी को देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, दोनों में सॉलिड सॉलिड है, तो दोनों में है। वहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो वो चेंज करेगा नहीं। किससे, मतलब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली उसका कैसा बिहेवियर है उससे। तो हम ये कह सकते हैं कि मोललिटी ज्यादा रिलायबल। ठीक है बच्चों। अब इसको जैसे मान लीजिए कि 2 मोलल है, ऐसा लिखा रहता है, तो इसमें इसका क्या मतलब है कि 2 मोल्स
2 मोल पर केजी, 1 केजी में इसका 2 मोल सॉलिड घुला हुआ है, कोई भी अगर सॉल्वेंट होगा तो। ठीक है, तो ये आपके मोललिटी की कहानी हुआ। तो अभी मैं फटाफट सब सारे के करके इस लेक्चर में आपको समझा देता हूँ कि मोलरिटी और मोललिटी ये बता दिया। नॉर्मलिटी क्या होता है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से इसमें करेंगे, नहीं तो फिर वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो पहले इसलिए एक जगह पे रख दे रहा हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़े एक बार जाइए यहाँ से रिवीजन करिए, तो फॉर्मूला एक तरह से आपको मिल जाएगा, होता क्या था एक्चुअल में वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी समझने से पहले इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो ये ज्यादा फैशन में होता है। ऑल्दो ये भी वॉल्यूम का ही, मोलरिटी का ही सुधरा हुआ रूप है, लेकिन थोड़ा अलग है उससे। तो कैसे, देखिए अगर हम कोई भी कंपाउंड की बात करें, मतलब कुछ सॉल्ट अगर ना हो तो चलेगा, या सॉल्ट को भी इसमें हम समेट के लिए करा सकते हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो अभी के लिए तो एसिड होगा, नहीं तो बेस होगा, यही होगा ना। तो पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, अभी तो मोलर मास आपने समझा था, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास जो डिफाइन होता है वो क्या होता है कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई एसिड है तो उसके पास H प्लस होगा, और कोई बेस है तो उसके पास OH माइनस होगा। तो उसी को इक्वल में रख के देखते हैं कि एन फैक्टर अगर H प्लस है तो कितना है, उसे डिवाइड कर देंगे, वो OH माइनस कितना है तो उससे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर HCl है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो इसका मोल फैक्टर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें OH कितने हैं, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर या तो H2SO4 है ऐसा, तो इसमें एन फैक्टर कितना है, 2। फिर आप चाहो तो H को भी ले सकते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ऑल्दो बहुत वीक है लेकिन है तो। फिर आप N इक्वल टू अगर या HNO3 इसके लिए ले लीजिए, तो इतना काफी है अभी के लिए। ऐसे और सारे भी आते जाते हैं रहते हैं। तो इसमें कि किसी भी एसिड और बेस का है तो उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ OH माइनस और H प्लस कितने हैं, उससे उसका इक्विवेलेंट वेट वेट डिफाइन होता है। तो इक्विवेलेंट मास कह लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ही चलो कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस। तो इसको E से दिखा देते हैं और इसको N से दिखा देते हैं, अपॉन N। तो यहां से हम N×E इक्विवेलेंट वेट इंटू उसका मोलर मास में ये रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता था तो गिवन वेट अपॉन क्या करते थे, नम गिवन वेट अपॉन मोलर मास करते थे। तो वैसे ही क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि ग्राम मोल भी बोलते हैं उसको। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यहां से वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है और इसका निकालना हो ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9.8 ग्राम है, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, H2SO4 का होता है 98। अगर इसको अलग से लिख लें, ये 98, और इसको इसका एन फैक्टर आपने देखा था कि 2H प्लस से प्रोसेस करता है तो अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 49। तो यहाँ पर इसका 49 रखेंगे, तो 9.8 अपॉन 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 पॉइंट, मतलब यहाँ से 2 हट जाएगा तो 0.2 आ जाएगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट। इसको ग्राम इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, तो इसीलिए इसको ग्राम इक्विवेलेंट इसके लिए आ गया। तो आपको
ये तो समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट मास कितना, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे और भी है। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, जनरली यूज होता है जब टाइट्रेशन वगैरह होता है तब। तो इसको अभी बता देता हूँ, जब मैं बोलूंगा वहां से मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से बोल रहा हूँ था। तो मोलर मास इज इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब इसको अभी यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह का कुछ इक्विवेलेंट वेट होता है जो मोलर मास से एन फैक्टर में डिवाइड करते हैं, या चेंज इन इक्विवेलेंट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से उसको वहां से भी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपने सीखा इसका। अब आ जाइए वापस नॉर्मलिटी के ऊपर। नॉर्मलिटी में क्या आपको बताना चाह रहे हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा होता है। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डब्लू अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको ऐसा ई डब्ल्यू टी से दिखा देते हैं, और इसको वॉल्यूम को बी से। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वी, ऐसा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम को वॉल्यूम को इन लीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे मन ही मन कि कहीं ना कहीं मोलैरिटी और नॉर्मलिटी एक जैसे हैं। अगर आप मोलैरिटी को देखिए तो क्या बोलता है, वो भी तो डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और टू को, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहीं पे सामने कर लेते हैं आंखों के सामने, एन बाई एम, डब्ल्यू बाई वी गया, और यहाँ से वन बाई ई अगर होगा, यहाँ से वन बाई एम हो जाएगा। ये मोलरिटी अलग से है तो उसको, ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन ई। और आपको ई के बारे में पता था कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, तो किसी को आप वहां से भी कर सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बाई ई। तो एम बाई ई की जगह पर आप रख सकते हैं, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू एन फैक्टर। तो यहाँ से नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। मैं पूरा लिख देता हूँ, टी इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। इसका क्या फायदा है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि आपको नॉर्मलिटी गिवन है और मोलैरिटी एकदम से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि 10 मोलर ऑफ, चलो इसी को ले लेते हैं, 10 मोलर ऑफ H2SO4 है, और आपको कुछ इक्विवेलेंट वेट या इस तरह का नॉर्मलिटी में चाहिए, उल्टा निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलिटी अगर चाहिए इसका, तो क्या करेंगे, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू H2SO4 का एन फैक्टर देखा था कितना होता है, 2, और मोलरिटी कितना है, 10। एन इक्वल टू कितना हो गया, 20 नॉर्मल। तो इसको नॉर्मलिटी को नॉर्मल से दिखाते हैं। या ऐसा रहता कि अगर 10 नॉर्मल है ऑफ H2SO4, और आपको मोलरिटी चाहिए होगा, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी इसका कितना हो जाएगा बच्चों, एन फैक्टर अपॉन एन। तो नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, 10, और एन फैक्टर कितना है, 2, तो कितना आ गया, 5 मोलर। तो ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको मतलब कि कंफ्यूज होने से आपको बचाएगा। बहुत सारे मोल्स में या टाइट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि फटाफट, या केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि फटाफट वहां से बताना रहता है कि मोलरिटी नॉर्मलिटी में कैसे चेंज होगा, या ये किस में है तो दूसरा वो कैसे चेंज होगा। तो ये तो था मोलरिटी का और नॉर्मलिटी के साथ में मिक्सअप। ठीक है, तो और एक और समझ ही लीजिए अगर इसको बता रहे हैं तो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक ए है और एक बी है,
कोई कंपाउंड है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ तो होगा ना, Na। और कोई कंपाउंड अगर दो मिक्सचर में, फिर से वैसे सॉलिड और सॉल्वेंट के लिए भी आप देख सकते हैं कि ए है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ए होगा, और बी है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स बी होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या डिफाइन होता है बच्चों? Na अपॉन Na प्लस Nb। सिंपल। एक्स बी मोल फ्रैक्शन क्या डिफाइन होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। सिंपल। बी के लिए ये सिंपल नहीं था, ये कुछ ऐसा था, Nb। ठीक है, और एक खास बात आप इसमें समझ रहे होंगे, अच्छा हमेशा फ्रैक्शन में रहेंगे, क्योंकि Na को Na से डिवाइड करते तब तो वन आता, लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ा हुआ है न्यूमरेटर से, तो इस हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा। और खास बात क्या होगा इसका कि अगर एक्स ए है और एक्स बी को अगर आप ऐड करेंगे, आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, तो एन ए प्लस एन बी, और यहाँ से एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, और यहाँ से एन ए प्लस एन बी, ये दोनों मिलकर कितना हो गया? वन। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया? एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू वन आ गया। अगर एक्स ए जितना भी है तो वन माइनस एक्स बी, या एक्स बी जितना है तो वन माइनस एक्स ए, मतलब दोनों कोई एक आप कैलकुलेट कर लीजिए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों ये केवल एक के लिए नहीं है, मतलब दो अगर होंगे ए और बी है तो उसके लिए नहीं है, अगर तीन भी अगर आपके पास हो तो उसके लिए भी होगा। तो वहां से क्या होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू वन। चार भी आ जाए तो सम उसका वन ही होना है। अच्छा, सेम टाइम क्या होगा? एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल टू वन, ऐसा। अच्छा, सेम टाइम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर तीन आ गया अभी के लिए, कि जैसे एक्स ए, अगर मतलब तीन कंपाउंड है ए बी सी डी, और उसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स है, तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन सभी का नंबर ऑफ, मतलब कि जितने भी कंपाउंड, जितने भी सॉल्यूशन में है, या जिसका भी आपको चाहिए, ए बी सी डी दे दिया, तो अपॉन में सारे, और जिसका आपको चाहिए उसके ऊपर, तो एन ए का ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली एक्स बी का कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, इस तरह एन डी। तो एक्स से एक्स बी एक्स सी आपको जो भी कैलकुलेट करना है तो उसका वैल्यू निकल कर आते जाएगा, और वहां से मिलते जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने आज मैंने आपको एक तरीके से मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोललिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इनके ऊपर खूब सारा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।